गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास की? तो वो है 9th क्लास की। कौन सा सब्जेक्ट? तो वो है मैथ। ठीक है, तो अभी हम जो है वो आज से आपका जो है वो करने वाले हैं रिवीजन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर हाफ ईयरली एग्जाम का, जो कि शायद 29 तारीख से होने वाले हैं, है ना। तो उसमें हम मैथ का जो है वो थोड़ा सा रिवीजन आज शुरू करते हैं। जितना भी हमसे रिवीजन हो पाएगा वो हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आप सभी बच्चों का पाठ नंबर 12, ठीक है, जिसका नाम है हिरोन का सूत्र। तो पाठ नंबर 12 सभी बच्चे अपनी बुक खोल सकते हैं, उसमें आप प्रश्न देख सकते हो, है ना, उसमें आप सूत्र देख सकते हो, और अपने साथ नोटबुक जरूर रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई जाएंगी वो आपने साथ ही साथ में नोट करते रहनी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जो है वो आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी को पता है कि अगर हमें कभी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, 1/2 गुणा में आधार, ठीक है, और गुणा में ऊंचाई। तो वो जो त्रिभुज होते हैं वो कुछ इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको उसकी ऊंचाई भी दी गई होगी और उसका आधार भी आपको दिया गया होगा। तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इसके पास आधार भी है, तो आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। ये आपका आधार है, हाँ, और ये आपकी ऊंचाई है। तो त्रिभुज की एक भुजा जो है वो आधार मानी जाती है। कौन सी भुजा को हम आधार कहते हैं? जिसके ऊपर की हमारी हाइट जो है, हमारी ऊंचाई जो है गिरती है या फिर शुरू होती है, उसको हम कहते हैं अपना आधार। तो ये हमारा आधार है, क्योंकि अगर ये आधार ही नहीं होगा तो ऊंचाई कहाँ टिकेगी? अब ऊपर से थोड़ी नहीं चिपकी हुई है, ऊपर से ऐसा तो है नहीं कि हमने इसको चिपका के रखा है किसी तरह से और ये जो है बस नीचे का हवा में लटकी रहेगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंड पॉइंट होगा आधार के ऊपर। ये आधार है, इसके ऊपर वो ऊंचाई होती है। अब देखिए, तो ये आपका त्रिभुज है। अब त्रिभुज में जो है वो ऊंचाई भी हम हर किसी को नहीं कहेंगे। मान लीजिए मैंने कोई ऐसी रेखा लगाई यहां से यहां तक, तो हम इसको ऊंचाई नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचाई सिर्फ वही होती है जिसके पास 90 डिग्री का कोण होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी ऊंचाई होगी वो हमेशा ही 90 डिग्री का कोण जो है वो बनाएगी। क्या इसने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया था? ये जो आपके पास यहाँ पर दिया गया है, नहीं, इससे तो कुछ इस तरह का कोण बनाया या फिर इस तरह का कोण बनाया। तो ये तो 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली चीज ऊंचाई नहीं होगी। इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो ए बी मेरी ऊंचाई है। क्यों है? क्योंकि इसने यहाँ पर जो है वो 90 का एंगल जो है वो बनाया है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कहूं कि अगर इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? फटाफट से बताएं। अगर ऊंचाई आपको दी गई हो 5 सेंटीमीटर और आधार आपको दिया गया हो 10 सेंटीमीटर, आपको पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बताएं अपना आंसर। जब आधार भी दिया जाता है, ऊंचाई भी दी जाती है, तो कौन सा हम सूत्र, कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 गुणा आधार। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपना आंसर अगर आपका आंसर आ चुका है तो, और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, ये हम कब करते हैं? जब हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो। तो 1/2 का तो 1/2 ही आएगा। आधार हमारे पास कितना है? तो आधार मैंने आपको कहा कि 10 सेंटीमीटर है, तो गुणा में 10। ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गुणा में 5। ठीक है, अभी इसको हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा क्या आ चुका है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब जितनी इसने जगह घेरी है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा, ये पूरा, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ये तो बात हुई तब की जब हमारे पास जो है वो आधार और ऊंचाई दी गई हो। लेकिन अगर कभी आपके पास ऐसा कोई त्रिभुज आ गया जिसकी जिसकी ऊंचाई ही ना हो, आधार तो सभी में होगा क्योंकि कोई ना कोई भुजा ही आधार का काम करती है ना। तो आधार में आधार तो सभी में होगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है जिसमें आपके पास जो है वो ऊंचाई नहीं दी गई होती है, तो आप किसका यूज करोगे? तो बच्चों तब आप हिरोन के सूत्र का यूज करते हैं। किसका हम इस्तेमाल करते हैं? तब हम हिरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी गई है, उस हमें सिर्फ उसकी भुजाओं के बारे में पता है, तो उससे क्षेत्रफल निकालने के लिए एक नया सूत्र जो है वो निकला, और वो कौन सा सूत्र है? तो वो है हिरोन का सूत्र।
ठीक है? तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो कि अगर हमारे पास त्रिभुज की ऊंचाई ना हो, केवल उसकी भुजाएँ हों, तो हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। किसका उपयोग? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र का जो उपयोग है वो हम नहीं कर पाएँगे, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? तो हम वहाँ पर हेरोन के सूत्र का उपयोग जो है वो करेंगे। तो अभी मुझे आप बस इतना बताएँ कि क्या आपको अब समझ आया कि हम हेरोन के सूत्र का यूज़ क्यों करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से बच्चों। सभी बच्चे करेंगे। सिर्फ इतना कि क्यों हमको हीरोन का सूत्र जो है वो बनाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा। ठीक है, वेरी गुड। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं अपने सूत्र की तरफ कि ये जो सूत्र है ये कैसा दिखता है, किस-किस से बना है, कैसे-कैसे हमने इसको हल करना होता है। तो यहाँ पर सूत्र कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। एस लिखा गया होगा, ब्रैकेट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और उससे अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो अभी हम एक बारी-बारी करके जानेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या। तो ए, बी और सी तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि हीरोन के सूत्र में हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं ही दी गई होती है ना? ऊंचाई तो होगी नहीं, तो भुजाएं तो कुछ तो होना चाहिए, तो भुजाएं होती हैं। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एबीसी यहाँ पर क्या है? एबीसी यहाँ पर जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये देखो यहाँ पर ए, ये आपको कहाँ दी गई होगी? तो ये आपको प्रश्न में जो है वो दी गई होंगी। अच्छा, तो ये एस क्या है? तो अब अगर हम बात करें इस एस की, तो इस एस का मतलब क्या है? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों की परिमाप क्या होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि परिमाप क्या होता है? मान लीजिए ये एक आयत है, ठीक है? ये एक आयत है, आपको पूछा गया कि इस आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप बच्चों क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, कि जितने भी आपकी आकृति में कोई सी भी आकृति हो, वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, ठीक है, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है? उस आकृति की सभी भुजाओं का योग। योग मतलब जमा। तो अगर इसकी एक भुजा 10 है तो ये भी तो 10 ही होगी क्योंकि आयत है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगी। तो इस आयत का परिमाप कितना होगा? वैसे तो आपको इसका सूत्र पता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। वो आपको इसका सूत्र ज्ञात है, याद है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से करें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सभी भुजाओं का योग करना है। तो 10 जमा 10 जमा 5 जमा 5, सभी भुजाओं का मैंने यहाँ पर योग कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 10 जमा 10 20, 5 जमा 5 10, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है? मेरे पास आ चुका है ये परिमाप। किसका परिमाप? तो इस आयत का परिमाप। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों तरफ। ये 1, 2, 3, 4, चारों तरफ का जो इसने ये बाउंड्री, इसकी बाउंड्री हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्री को कहते हैं परिमाप। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है अंदर का हिस्सा। ये जो जितना भी इसने लाल रंग से घेरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये अंदर का हिस्सा, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप की बात करें तो वो होता है उसकी बाउंड्री, किसी भी आकृति की बाउंड्री, सिर्फ आयत की नहीं, त्रिभुज, चतुर्भुज, कोई भी आकृति हो उसकी बाउंड्री को हम उसका क्या कहते हैं? परिमाप। और परिमाप निकालना सबसे ईजी है, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को जोड़ दो। तो वैसे ही हम यहाँ पर अपने त्रिभुज का भी परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो अगर त्रिभुज की भुजाएं मेरे पास ए, बी और सी है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए जमा बी जमा सी। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं ही एबीसी है, तो परिमाप भी तो ए जमा बी जमा सी होगा, क्योंकि सभी भुजाओं का योग करना होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया परिमाप। लेकिन परिमाप को इंग्लिश में हम कहते हैं पी, पेरीमीटर, सॉरी, क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो अगर हमने परिमाप को जो है वो प्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते कैपिटल पी से, है ना? अगर ये हमने हमने यहाँ पर परिमाप का यूज हम कर रहे होते तो हम लिखते कैपिटल पी, यहाँ पर हम लिखते कैपिटल पी, पर यहाँ पर तो एस लिखा गया है। तो इस एस का मतलब क्या है? अगर P से परिमाप है तो इस S से क्या है? तो बच्चों इस S से होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या है? तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। कैसा परिमाप? अर्ध। अर्ध मतलब आधा। अर्ध परिमाप। ठीक है, और नाम से पता लग रहा है अर्ध परिमाप है, तो मतलब ये परिमाप का आधा होगा। अब परिमाप का आधा अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे? जो हमने भुजाओं को जोड़ा था, जो हमने भुजाओं को जोड़ा था, उसमें उसको हम क्या करेंगे? जो हमारा आंसर आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे। हर बार आपने ऐसा ही करना है।
जितनी बार आपका परिमाप आपको दिया गया हो तो बहुत अच्छे परिमाप दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रश्न में परिमाप नहीं दिया गया हो, बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको बस इतना ही लिखा होगा कि त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 है, इसका क्षेत्रफल निकालो। परिमाप नहीं दिया गया होगा तो आपको खुद वहां पर पहले तो परिमाप निकालना है, फिर आपको उसका अर्ध परिमाप निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, सूत्र में क्या है, तो सूत्र में एस है, एस मतलब सेमी पैरामीटर, उसका मतलब अर्ध परिमाप। तो ये देखिए, इसका मतलब हमें जो है वो दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम हिरोन के सूत्र का यूज कर रहे हैं तो हमें बस दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक हमारे उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप और दूसरा उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान। ठीक है, उन तीनों की वैल्यू। तो अभी बताए यहां तक सभी को समझ आया कि फॉर्मूला कैसे बना है और कैसे इसको लिखा गया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, एस का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब क्या है। तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ये एग्जाम की बात हो रही है तो डाउट मन में नहीं रखना है। बिल्कुल सीरियस होके पढ़े आप सभी और मुझसे पूछें जितना आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहां तक इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा। तो अपनी कॉपी पे आप नोट कर सकते हो। अच्छा, फिर से समझाते हैं एक बार। तो देखो, हमने अभी यहाँ पर सीखा कि जो आपका परिमाप होता है ना, वो होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, किसकी? आपको जो आकृति दी गई है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे हम? मैं कह रही हूं कि इस त्रिभुज की पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, तीन भुजाएं हैं। तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी? इन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दूंगी। क्यों जोड़ दूंगी? क्योंकि परिमाप का मतलब यही होता है, चारों तरफ का माप। ठीक है, तो जितनी भुजाएं थी मैंने जमा कर दिया उनको। लेकिन अगर हम फॉर्मूले में परिमाप का यूज कर रहे होते तो यहाँ पर हम एस के बजाय पी लिख रहे होते। क्या लिख रहे होते? पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। पर यहाँ पर तो पी नहीं लिखा है, पी मतलब पेरीमीटर, यहाँ पर तो एस लिखा है। तो एस से क्या बन रहा है? एस से बन रहा है सेमी पेरीमीटर। और सेमी का मतलब होता है आधा, जिसे हम बोलते हैं ना सर्कल, सेमी सर्कल मतलब वृत्त, अर्धवृत्त। वैसे ही पी फॉर परिमाप तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो फॉर्मूले में हमें परिमाप नहीं, हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? जो हमने अभी अपनी भुजाओं को जोड़ा था, ठीक है, जो हमने अपनी भुजाओं को जोड़ा, इसका कुछ आंसर आएगा ना। अभी मैंने इसको एबीसी लिखा है क्योंकि अभी हमको हमें जो है वो इसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए मैंने एबीसी लिखा है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इन तीनों को जमा करके आता है 10। मान लिया हमने, ऐसा आता नहीं है 10 पर हमने इसको मान लिया 10 यहाँ पर आ गया। तो हम इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? 10/2। तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे जो है वो अर्ध परिमाप हम निकालते हैं। ठीक है, और बस इतना ही था इसमें। अभी कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा अभी बस। अच्छा ये बताए, सभी को फॉर्मूला याद हो गया या फॉर्मूले को याद करने में कोई दिक्कत है? फिर से समझा दो। बेटा कौन सा पॉइंट आप फिर से समझना चाहते हो? फटाफट से बताएं माइक ऑन करके ही। कौन सा वाला पॉइंट आपको जो है वो समझ नहीं आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना जहां पर हमें समझ नहीं आता, वहां से आप बताएं तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से कर पाऊं। क्योंकि पूरा रिपीट करेंगे तो फिर से 15 मिनट और इसमें लग जाएंगे। तो पर्टिकुलर पॉइंट बताइए, आपको फॉर्मूला समझना है या आपको ये समझना है कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? सेकंड वाला मतलब? ठीक है, ठीक है, इसको समझते हैं हम पहले। बाकी बच्चे बताएं, आपको फॉर्मूला बच्चों याद हो गया? कोई दिक्कत है इसको याद करने में? ठीक है, बाकी बच्चे यस और नो टाइप करें फटाफट से बच्चों। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो यस लिख दीजिए, नहीं याद हुआ तो नो लिख दीजिए, फटाफट से करें। ठीक है, ठीक है। तो बस एक बार मैं बताती हूँ आपको, जो प्रिंस के नाम से है आपको बताती हूँ मैं इसका। पहले पहले एक और चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है। तो इसको ऐसे लिखा गया है, तो आप अगर ब्रैकेट ब्रैकेट में कंफ्यूज होते हो तो ऐसे करना है, एस गुणा का निशान। ठीक है, अगर आपको लगता है ये ब्रैकेट ब्रैकेट क्या है तो आप गुणा लगा देना। क्या लगा देना? गुणा। ठीक है, और यहाँ पर भी गुणा, क्योंकि ये आपस में गुणा हो रहे हैं। और यहाँ पर भी गुणा, और एस माइनस सी। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं जो प्रिंस कह रहे थे, सेकंड वाला फॉर्मूला। मतलब इनको परिमाप और अर्ध परिमाप में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इसको हम एक फिगर के थ्रू करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, बाकी बच्चे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि इस त्रिभुज की पहली भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और चौथी भुजा जो है वो 23 सेंटीमीटर है। तो इसका आप मुझे परिमाप बताएं कितना आएगा, इस त्रिभुज का परिमाप।
तो प्रिंस यहाँ देखें, प्रिंस जी के नाम से जो भी है, तो इसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं? परिमाप मतलब इसकी सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं तो कितनी भुजाएं हैं? 3 ही तो भुजा है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। कभी भी अगर हमने परिमाप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 जमा में 13 जमा में 23। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या किया, परिमाप निकालने के लिए बस अपनी भुजाओं को जोड़ दिया। सिंपल, जमा कर लो किसको? त्रिभुज की भुजाओं को। तो इसको जोड़ के कह रहे हैं कि 48 आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, परिमाप कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होता। परिमाप हमेशा सिर्फ सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि हम इसको जमा कर रहे हैं। गुणा करते हैं ना, तब वो स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ जमा हो रहे हैं तो सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 12 में 13 जमा 23 करो तो आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका परिमाप। अभी बताए बेटा, अभी कोई डाउट है? सिंपल है, परिमाप आपने निकालना हो तो बस तीनों भुजाओं को जमा कर दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसी का आप मुझे अर्ध परिमाप बताएं। बटे बटे में 2 लिख देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 48 परिमाप के बटे में 2 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें पहले परिमाप निकालना ही होगा, अगर आपको प्रश्न में नहीं दिया है तो। ठीक है, ये निकालना ही होगा। उसके बाद अपना आप अर्ध परिमाप निकालोगे, जिसको कहते हैं हम एस, और ये जाएगा फॉर्मूले में। परिमाप नहीं जाएगा, कौन जाएगा? ये एस। एस मतलब अगर हम अभी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हिरोन के सूत्र से, तो 24 को हम लिखेंगे, 48 को हम भूल जाएंगे, 24 को हम लिखेंगे। ठीक है, अभी पूछो बेटा, अभी कोई डाउट है तो? अभी हमने प्रश्न के उससे किया ताकि अच्छे से और समझ आ पाए। बस बिल्कुल सिंपल था, परिमाप निकालने के लिए जोड़ देना सबको, और अर्ध परिमाप के लिए उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे इसको। और यहाँ पर देखो वर्गमूल है, वर्गमूल को बिल्कुल मत भूलना। आपके सूत्र में जो है वो वर्गमूल भी लगा हुआ है, तो वर्गमूल याद रखें। हम वर्गमूल कर चुके हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है ये भी कर चुके हैं, तो इसको आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो भी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या जरूरी चीजें हैं इस प्रश्नावली में समझने के लिए, जो आपको प्रश्नों को हल करने से पहले पता होनी चाहिए। तो आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को बहुत मिले होंगे कि इतने वर्ग मीटर स्क्वायर पे अगर इतना खर्चा आ रहा है, तो जो आपका उत्तर में क्षेत्रफल है उसका खर्चा निकालो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कि इतने वर्ग स्क्वायर में इतना खर्चा आ रहा है तो इतने का निकालो। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो आप लिख लें। तो कुल खर्चा, कुल मतलब जब हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जो हमारा क्षेत्रफल आ गया, उसका कुल खर्च किसके बराबर होगा? प्रति वर्ग खर्च। ठीक है, अभी इसको ज्यादा नहीं हम समझेंगे, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रति वर्ग का जितना भी खर्च होगा वो, और उसमें गुणा कर देंगे हम किसको? अपने कुल क्षेत्रफल को, जो हमने कहां से निकाला होगा? जो हमने प्रश्न को हल करके निकाला होगा, किससे? हिरोन के सूत्र से। ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले को आप सभी लिख लें कि कुल खर्च, कभी भी आपको खर्च निकालने को पूछा जाए कि इसका जो है वो टोटल कॉस्ट निकालो, कुल व्यय निकालो कितना है, तो आप क्या करोगे? जितना खर्च हो रहा होगा 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पे या 1 वर्ग पे, ठीक है, उसमें आप गुणा कर दोगे जितना आपका उत्तर में क्षेत्रफल आया होगा। ये सभी को समझ आया? इसको हम क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अभी बस आप इस फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, कभी भी कॉस्ट पूछी जाती है तो क्या करना है? अपने क्षेत्रफल में उतने पैसों की गुणा कर देनी है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको कभी भी कोई त्रिभुज है और उसकी भुजाएं जो है वो अनुपात के रूप में दी गई हो, किसके रूप में दी गई हो? अनुपात के रूप में अगर आपको भुजाएं दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे? अनुपात को हटाकर, अपने इस अनुपात को हटा देंगे और अपनी भुजाओं में जो है वो किसी भी चर की गुणा कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है, तो हम भुजाओं को 2x 3x 4x लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? 2x 3x 4x। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको कहा है कि आपकी जो भुजाओं का अनुपात, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपकी भुजाओं का अनुपात जो है वो 5:8:9 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे पहली भुजा, पहली भुजा। तो पहला अनुपात कितना है? पहला अनुपात है 5,
तो इस 5 में हम क्या कर देंगे, किसी भी चर की गुणा कर देंगे। मैं यहाँ पर x लिख रही हूं, तो आप यहाँ पर y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, पर चर लिखना है, ठीक है। चर मतलब जो x y z होते हैं उनको हम कहते हैं चर। तो मैंने यहाँ पर x लिख लिया, तो पहली भुजा आ गई 5x। वैसे आप मुझे बताइए दूसरी भुजा कितनी आएगी? 8x। 8x, वेरी गुड, 8x। और तीसरी 9x। 9x, ये 8x और ये 9x। तो अभी हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी हम क्या करेंगे, हम इस x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे हम निकालेंगे, तो जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो आपको हमेशा परिमाप दिया गया होगा। हमेशा आपको परिमाप की जो वैल्यू है वो दी गई होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में डालोगे। ये भी हम सीखेंगे अभी अगले क्वेश्चन में, करने वाले हम ऐसा ही क्वेश्चन, तो वहां पर हम सीखेंगे। अभी मैं बस आपको बता रही हूँ कि करना क्या है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अनुपात वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा उन चीजों को अनुपात से हटाकर अलग अलग लिखो और साथ में एक चर जरूर लगाओ, ठीक है। साथ में एक चर जो है वो जरूर आपने लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, x का मान ज्ञात करना है, वो हम करेंगे परिमाप की मदद से। तो मान लो मेरे इस x का मान जो है वो 2 आता है। कितना आता है? 2, ठीक है। मैं इसको नीचे लिखती हूँ। मान लो मैंने इसको सॉल्व किया और मैंने पाया कि जो मेरा x है वो 2 के बराबर आया। तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगी, ठीक है। इन तीनों में अब हम x की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद गुणा करके जो आंसर आएगा वो हमारी फाइनल भुजा का मान होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 5 है, 5 का 5 लिख दिया। x की वैल्यू 2 है तो 2 से गुणा कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरी पहली भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 10 की। कितने की है? 10। दूसरी बताएं, दूसरी कितने की होगी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। और तीसरी कितने की होगी? 18 सेंटीमीटर। 18। ठीक है। तो जब भी आपको अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी आप इनको अपनी भुजाएं मान के फॉर्मूले में मत डालना, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। हमेशा अनुपात को हटाओ, उनको अलग अलग लिखो, उनको एक चर दे दो गुणा में, फिर उस चर का मान ज्ञात करो, फिर वापस से जो है एक्स की वैल्यू यहां डालो, फिर जो आपका फाइनल उत्तर आएगा ये होंगी अब आपकी ए, बी और सी, जो आपने अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, बताएं अभी यहाँ पर किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसी को हम एक बार फिर समझते हैं कि जब भी आपको अनुपात में दिया जाएगा, देखो आपको अनुपात में दिया है 5:9, आपको कहा कि किसका अनुपात है, ये जो है आपकी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। किसका अनुपात है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, कौन क्या है? तो 5:8:9। तो जब भी अनुपात में कोई चीज होती है, मैं सिर्फ इस प्रश्नावली की बात नहीं कर रही, किसी भी प्रश्नावली में जाओगे आपको अगर ऐसे अनुपात में चीजें दिखती है तो हमेशा उनको अलग अलग लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम त्रिभुज की बात कर रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं ली, क्योंकि अनुपात त्रिभुज की भुजा का था। आयत की भुजा का होता तो हम क्या करते, तो तब भी हम उनको अलग अलग लिखते और साथ में एक्स लगा लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको एक्स लगा लिया। फिर अब इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे हमने जो है वो किसी तरह से इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने सिर्फ इसको माना है। मान लो हमारे पास x की वैल्यू 2 नहीं आई थी, वो कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रश्न करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। आपने जब अनुपात को अलग अलग करके लिख लिया, सबको अपने अपने चर दे दिए, x दे दिए, उसके बाद आपने इस चर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपने एक बार इसकी वैल्यू निकाल ली तो वापस से इसको यहां पर पुट करो। x का मान यहां पर 2 आया था तो मैंने 5x में x की वैल्यू डाल दी। मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया? 2। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 2। यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 थी। फिर इनको गुणा करके जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारी असली भुजाएं होंगी। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। ये हमारी असली भुजाएं जो है वो होंगी। ये सिर्फ अनुपात रहेगा, इसको हम भुजा नहीं मानेंगे। भुजा आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालना है वो हम आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अनुपात में हो तो ऐसे लिखना है। हाँ, जिन्होंने डाउट पूछा था, अनीश आप बताएं बेटा। क्वेश्चन करके ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, पर अभी के लिए बस इतना बताएं कि अनुपात अगर हो। हाँ जी बेटा। नहीं आया मैं। आपको अभी तक समझ नहीं आया ये? मैम समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अच्छा, आप मेरी बात का जवाब देंगे अभी आप तीनों जिनको समझ नहीं आया। कि देखो जब अब हमको अनुपात दिया गया होगा तो हम इनको कैसे लिखेंगे, बस इतना बताइए। अनुपात में दिया तो इनको हम कैसे लिखेंगे?
अनीश आप बताएं। 5x 8x 9x। ठीक है, अगर यहाँ पर अनुपात होता कुछ इस तरह का 10:11:15, तो अब आप अपनी पहली भुजा को, फर्स्ट भुजा को क्या लिखते? 10x 10x। और दूसरी सेकंड को क्या लिखते? 11x 11x। और थर्ड को क्या लिखते? 15x 15x। तो अब ये हमारा पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1 की इनको हमने एक्स एक्स दे के लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इस एक्स का जो है वो मान ज्ञात करो। क्या क्या हमने ज्ञात करना है? इसका मान। कैसे ज्ञात करना है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी मैं आपको नहीं बता रही कि कैसे ज्ञात करना है। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि x2 कैसे आया, वो बात की बात है। अभी बस इतना समझो कि हमने इसका मान ज्ञात करना है। जो भी इसका मान आएगा, अब देखो मान लो मेरी एक्स की वैल्यू आई 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा x बराबर है 3, मानना है सिर्फ। तो अब बताएं पहली भुजा कितने के बराबर आ जाएगी? 10 तो 10 है। यहाँ पर मैंने x को नहीं लिखना है, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 3। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो x की 3 लिख लीजिए। तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। हाँ, जिन बच्चों को समझ नहीं है वो भी बताएं कितनी आ जाएगी बच्चों। 30 अनीश ने, सेंटीमीटर मैम। ठीक है 30। और दूसरी बताओ तो दूसरी कितनी आ जाएगी? मैम 33 33, क्योंकि 11 में भी हम 3 की गुणा कर देंगे तो 33। और तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी? तो 15 में भी हम 3 की ही गुणा करेंगे, क्योंकि इस x को हमने अब हटाना है, हमें अब ये x जो है वो नहीं चाहिए। तो 15 45, 45। तो बस मैम ये हमारी भुजाएं आ गई। अभी समझ आया बच्चों? अभी बताएं, यस मैम। बाकी बच्चे बताएं फटाफट से फटाफट से। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं हम एक और लास्ट इसका रूल, और फिर करते हैं कुछ एक क्वेश्चन, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, अभी एक बस लास्ट चीज हम यहाँ पर सीख लेते हैं। चलो, तो लास्ट रूल आपके पास ये दिया गया है कि अगर आपके वर्गमूल में बहुत सारी संख्याएं आपको नजर आ रही हो, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सूत्र है वो वर्गमूल में होता है, तो a गुणा में b गुणा में c, ऐसा अगर आपके पास है, एक ही वर्गमूल में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इनको इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। ठीक है, अंदर जो है वो कौन कौन थे? अंदर जो है वो थे हमारे पास a गुणा में b गुणा में c, ये तीनों एक ही वर्गमूल के अंदर है, तो इनको हम इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल है। ठीक है, तो ऐसे बस इतना ही आपने याद रखना है, इनको आप इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता कुछ ऐसा, उदाहरण देखें अच्छे से यहाँ पर समझे। अगर हमारे पास होता है यहाँ पर 15 गुणा में 4 गुणा में 16, और ये सभी के सभी जो है वो एक ही वर्गमूल के अंदर है, तो इनको हम इनके अलग अलग वर्गमूल जो है वो दे सकते हैं। तो √15 वर्गमूल 4 वर्गमूल 16। ठीक है, तो वर्गमूल 15 का वर्गमूल 15 ही रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हम नहीं हटा सकते, क्योंकि 15 एक वर्ग संख्या नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। 4 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, 4 दूनी जो वर्गमूल के बाहर होते हैं उनको आपस में गुणा कर देना होता है, तो 4 दूनी 8 और गुणा में √15। 8 और √15 आपस में गुणा नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये समान पद नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों ही, इनको हम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया? यहाँ पर वर्गमूल हम जो है इनको अपनी इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हैं, और बाद में आराम से इनको हल जो है वो कर सकते हैं। आज कैसे आया? हाँ जी बेटा, मैंने 8 कैसे आया ये पूछ रहे हैं आप? 8 कैसे आया? अच्छा, किसी और बच्चे को इनका प्रश्न अगर समझ आए तो बेटा आप बता दें, कि मुझे आवाज थोड़ी सी कट कट के आई। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना। और ये 8 जो है वो गुणा हो रहा है 15 से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √15 गुणा में 8, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं ना। आप चाहे 3 गुणा में 5 लिखो या 5 गुणा में 3 लिखो, बात तो एक ही है। आप चैट बॉक्स में लिख लें, अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना डाउट, तो क्योंकि आपकी आवाज जो है वो अच्छे से नहीं आ रही है।
ठीक है, तो बाकी बच्चे बताएं आपको ये चीज समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो वाई टाइप कर दीजिए। इन सबको आप उनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम करेंगे 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको कहा गया है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा गया है स्कूल अहेड, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो करना हमने इसमें करना क्या है, आपको दिया गया ये एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा आपको यहाँ पर कहा गया है कि जिसकी भुजा जो है वो ए है। कोई वैल्यू नहीं दे के रखी है, बस इतना बोला है कि भुजा जो है वो ए है। फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब इसका जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? इस सिग्नल के बोर्ड का। जो सिग्नल बोर्ड है इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो आपको सबसे पहले, तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो बच्चों तो हमेशा ये लिखा करो कि दिया क्या क्या गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है 12.1 का प्रश्न नंबर 1 है ये, तो ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कैसा है? ये समबाहु त्रिभुज है। अच्छा बताइए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? क्या खासियत होती है समबाहु त्रिभुज की? जिसकी सारी भुजाएं समान हो। ठीक है, ठीक है। समबाहु का मतलब नाम से पता लग रहा है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब बाहें, उसकी बाजुएं, उसकी भुजाएं। तो समबाहु मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी। सम द्विबाहु मतलब कि दो भुजाएं बराबर होंगी, और विषम बाहु मतलब कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, क्योंकि विषम हो गया, अलग हो गया वो एकदम से, है ना। तो उसको कहेंगे हम विषम बाहु, जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है। ये मुझे कहां से पता लगा? तो ये मुझे जो है वो प्रश्न में दिया गया था, ठीक है। ये मुझे प्रश्न में दिया था, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसकी एक भुजा ए है। अगर इसकी एक भुजा ए है तो बाकी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी, या फिर उसकी उनकी वैल्यू क्या होगी? बताएं फटाफट से। अगर एक भुजा ए है तो बाकी भी कितनी कितने की होंगी? ए और ए, क्योंकि सारी बराबर है ना। अगर यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि इसकी एक भुजा 5 है तो ये भी 5 होती, ये भी 5 होती। यहाँ पर कहा जाता अगर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। पर यहाँ पर कहा गया है कि इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो समबाहु त्रिभुज को लिखा जाता है, उसकी भुजाओं को। तो भुजा हमें मिल गई। हमें जो है पता है कि अगर हमने हीरोन के सूत्र का यूज करना है तो हमें पहले तो भुजाएं पता होनी चाहिए। तो भुजाएं लिख लो। ए मतलब पहली भुजा, तो पहली भुजा ए है। बी मतलब दूसरी भुजा, तो बी भी ए है। और सी मतलब तीसरी भुजा, तो सी भी ए है। ये हमें गिवन था, दिया गया था। और एक और चीज हमें यहाँ पर दी गई है, जो कि दी गई है परिमाप। किसका परिमाप? तो त्रिभुज का परिमाप। सॉरी, त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया गया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हमें इसका परिमाप दिया गया है। अगर मैं त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला लिखूं, सूत्र लिखूं, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जिन बच्चों को परिमाप का समझ नहीं आया था ध्यान से देखें कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होती है तीनों भुजाओं का योग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए जमा बी जमा सी बराबर है कितने के? 180 की। क्यों? क्योंकि एक गिवन है। अच्छा, ये सभी को समझ आया मैंने क्या किया यहाँ पर? ये बताएं, समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए। मैंने त्रिभुज के परिमाप का यहाँ पर सूत्र लिख दिया, और क्योंकि ये पहले से ही हमें दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप अगर 180 है तो a जमा बी जमा सी भी 180 के ही बराबर आएगा, क्योंकि ये गिवन है। इसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। इसको हम नहीं बदल सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे मतलब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू a है। b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू भी a है। ये भी मुझे कहां से पता लगी? तो ये भी मुझे अपने प्रश्न से ही पता लगी। c की वैल्यू भी कितनी है? तो c की वैल्यू भी a ही है।
ए जमा ए और यहाँ पर 180 है तो 180 का 180 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? ठीक है बेटा, इतना ना लिखें। निखिल और हर्ष, एक बार आपने लिख दिया है भाई, वो मुझे दिख चुका है, बार बार ना लिखें, है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दे। इनको जोड़ेंगे, एक बार एक ए, दो ए, तीन ए, तो कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा, बराबर में 180। ये सब हमने बस क्वेश्चन से लिया था, वहीं हम इसको चल रहे हैं, वहीं से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए कितनी आएगी? 3a क्यों आया? क्योंकि a को हमने जोड़ा, 3 बार a लिखा था तो 3 बार इसको जोड़ते हैं तो आता है 3a। अगर ये गुना हो रहा होता तो आता यहाँ पर a का क्यूब। ठीक है, अगर ये गुना हो रहा होता, जमा हो रहा है तो 3a। तो यहाँ पर 180 है, 3a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 यहाँ पर a के साथ गुना हो रहा है, उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। यहाँ पर गुना हो रहा है तो वहां जाके भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180/30, सॉरी 180/3, और इसको भाग दे तो 3 एकम 3, 3 छके 18 और 0 का 0, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू। और ए क्या है? ए जो है वो त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो है वो अब इन भुजाओं की वैल्यू निकाल ली है, तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब हमें भुजा को ए लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारे पास इसका मान आ चुका है। मान कैसे आया? तो परिमाप की मदद से। ठीक है, अब लिखे यहाँ पर, तो पहली भुजा कितनी है? तो पहली भुजा है 60 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी है? तो दूसरी भी है 60 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितनी है? तो तीसरी भी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। चलिए बताइए, यहां तक सभी को समझ आया? यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछे। मैं दोबारा समझाना। ठीक है, अब बेटा आप अपना पॉइंट बताएं कि कहां से आपको समझ नहीं आया। जैसे आपको शुरू से समझ नहीं आया क्या हुआ, या फिर आपको त्रिभुज के परिमाप से समझ नहीं आया, या फिर आपको भुजा से समझ नहीं आया, वो आप पॉइंट बताएं। ठीक है, परिमाप। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में हमें दिया था कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने कहा कि त्रिभुज का परिमाप 180 है, ये मुझे दिया गया था क्वेश्चन में, ये गिवन था, मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं लिया। तो मैंने यहाँ पर देखा त्रिभुज का परिमाप अगर 180 है, तो अगर मैं अपने त्रिभुज का परिमाप फॉर्मूले से निकालूं तो भी वो कितने के बराबर आएगा? 180 के, क्योंकि ये चीज दी गई है, हमें पहले ही बोल दिया कि त्रिभुज जो आपको दिया है हमने, उसका परिमाप 180 है, तो अगर आप इसका परिमाप निकालोगे तो 180 ही आना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है उस चीज की वैल्यू निकालने का जो हमें पता नहीं होती, जो हमारे लिए अज्ञात है। जैसे कि भुजाएं हमें नहीं पता है, तो भुजाओं को हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से? इस परिमाप की वैल्यू की मदद से। तो पहले आपको बस ये स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। स्टेटमेंट भी देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने लिखा प्रश्न से, ये मैंने बिल्कुल क्वेश्चन का कॉपी करके लिख दिया, बिल्कुल प्रश्न में लिखा था त्रिभुज का परिमाप इतना इतना है। फिर मैंने सोचा कि त्रिभुज के परिमाप का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसका सूत्र लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इनको इनकी वैल्यू दे दूं, इनको इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनको वैल्यू दी, तो ऐसे करते करते ये आ गया 3a, और a की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो ये सब कुछ बस हम जब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो खुद ब खुद ये आता जाता है। अभी पूछे बेटा? ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी देखिए ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 सेंटीमीटर, और 180 हमारे पास क्या है? परिमाप। लेकिन प्रश्न के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जल्दी बताएं, प्रश्न के लिए मुझे क्या चाहिए? परिमाप मतलब कैपिटल पी। तो क्या मुझे कैपिटल पी चाहिए होता है? आप उसका सिंबल लिख लो, उसको किस अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDEFG ऐसे लिख लो। क्या चाहिए मुझे अभी, क्या मैंने यहाँ पर निकालना है? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, या माइक ऑन करके बोल दो। क्षेत्रफल निकालना। जी बेटा, क्षेत्रफल तो निकालना है ना, पर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमाप या फिर कुछ और? परिमाप को हम पी से लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूले में तो कुछ और होता है। फॉर्मूले में क्या लिखा गया होता है? एस। अर्ध परिमाप। हाँ, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते थे एस। ठीक है, तो अभी हमें परिमाप दिया था, अभी हम इसका जो है वो अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो बताइए अर्ध परिमाप कितना आएगा? अर्ध परिमाप निकालते हैं हम, अपने परिमाप को भाग दे देते हैं 2 से, तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है। परिमाप था मेरे पास 180, उसके बटे में कर दिया मैंने 2, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 9 18, 0 का 0, तो 90।
ये मेरे पास क्या आ चुका है, ये मेरे पास जो है वो अर्ध परिमाप आ चुका है, एस आ चुका है। तो मैं किस किस का इस्तेमाल करूंगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो इसका एस बराबर है 90 का, और एक इसका जो मुझे अपनी भुजाओं की वैल्यू जो है वो मिली। ठीक है, तो अभी आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। चलो, तो फॉर्मूला लिखे फटाफट से। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला तो लिख लेते हैं पर ये वर्गमूल भूल जाते हैं। फटाफट से क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे लिख लेंगे और ऊपर से वर्गमूल ही भूल जाएंगे। तो उसको कभी ना भूलें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्गमूल जरूर लगाएं और अपना सूत्र भी जो है वो लिखें। अब देखिए हमारे पास एस की वैल्यू भी है, हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू भी है, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल। वर्गमूल तो रहेगा ही रहेगा। एस का मतलब 90 गुणा एस माइनस ए का मतलब एस तो 90 है, ए है 60, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे। एस फिर से आ गया 90, बी फिर से आ गया 60, एस फिर से आ गया 90, सी फिर से आ गया 60, क्योंकि इनकी सभी की वैल्यू तो सेम थी, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले तो सबको माइनस कर लो। इस 90 को ऐसे कैसा लिखना है, कभी भी 90 को इससे गुणा मत कर देना, कभी भी नहीं, पहले इन सभी को माइनस करो। तो 90 का 90 ऐसे कैसा ही रहेगा, गुणा का निशान भी ऐसे कैसा रहेगा, 90 में से 60 माइनस करे तो आ जाएगा 30, इसमें से 90 में से 60 माइनस करें तो भी आ जाएगा 30, और यहाँ 90 में से 60 माइनस करें तो भी आ जाएगा 30। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारे 30 दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस 90 को भी 30 के ही गुणनखंडों में तोड़ दूं, जैसे हम अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में करते थे ना, घातांक के नियम में, कि हमें यहाँ पर जो है वो 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हम क्या करते थे, बड़ी संख्या को भी उसके गुणनखंड में तोड़ देते थे। तो भी मुझे बताइए, अगर मैं 90 को 30 की गुणा में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी 90 की जगह, सोचे और बताएं। हाँ जी बेटा, 30 गुणा 30। 30 गुणा 30 तो 900 हो जाएगा। 30 का पहाड़ा है, हाँ वेरी गुड, 3 गुणा 30 है ना, 3 गुना हमने जब 30 का पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर आया 30, या फिर 3 गुणा 30। जब आप 30 में 3 की गुणा करोगे तो आपका 90 आएगा। तो ये मैंने 90 को चेंज किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया, सिर्फ ये 90 को मैंने यहाँ पर तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार 30 है, 3 बार 30 है, तो ये 3 बार 30 अलग से लिखने हैं। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज होते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। मैं तो चलो यहाँ पर अलग अलग रंग से लिख सकती हूँ, आपको तो एक ही पेन से लिखना पड़ेगा, है ना, तो आप तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगाओ। अगर अभी आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप क्या क्या करते, गलती क्या करते, 3 गुणा 30 गुणा में 30 गुणा में 30, सिर्फ आप 3 ही बार 30 लिखते, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर 3 ही बार 30 था, तो जल्दबाजी में आप भी वैसा ही करते। तो इसलिए हमेशा ब्रैकेट लगाओ। किसी के भी गुणनखंड कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसको ब्रैकेट में लिखो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर कुछ बात नहीं, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 90% चांस होते हैं आपके आंसर के गलत होने के। ठीक है, तो क्या किया, ब्रैकेट में मैंने इसको डाल दिया, 90 को तोड़ के लिखा मैंने 3 गुणा 30, और उसके अलावा कितने 30 बचे थे, 1, 2 और 3, तो इसको मैं लिखूंगी 3 बार। अब आ चुका है हमारे पास वर्गमूल, और हमने जो है निकालना है इनको वर्गमूल से बाहर। तो वर्गमूल से बाहर सिर्फ वही निकलेंगे जिनके पास अपनी अपनी जोड़ी होगी। तो वर्गमूल अब मत लगाएं, अभी मत लगाएं वर्गमूल। अब बताएं किस किस की जोड़ी बनेगी, तो इस 30 की इस 30 से जोड़ी बन गई। अब ऐसा ना करें कि ब्रैकेट लगा है तो जोड़ी नहीं बना सकते, जोड़ी बनाइए, जोड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बस कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो ब्रैकेट लगाने की भी उतनी जरूरत नहीं है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको पहले से एडवाइस दे दी, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहली जोड़ी इसकी बन गई और दूसरी जोड़ी बन गई इन दोनों की। 3 की कोई भी जोड़ी नहीं है, तो 3 को हम इस वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो यहां से एक 30 बाहर आ जाएगा और यहां से दूसरा 30 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी जोड़ी बन जाती है वो सिर्फ एक ही बार बाहर आता है, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो बेचारा रह जाएगा इस वर्गमूल के अंदर ही, है ना। अब सॉल्व करें इसको, तो 3 30 में 30 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 2 0, तो 900 और वर्गमूल में 3। अब बताएं, अभी आपको समझ आया कि हमने क्या क्या यहाँ पर किया। ये फॉर्मूला यहाँ से शुरू हुआ था और ये हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर ली है। मैं एक बार फिर से समझाई हो। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ तक इनको माइनस किया। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, माइनस किया। ठीक है, माइनस तक तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं करेंगे। इसके बाद बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने बस एक ही चीज याद रखनी है जो हमने घातांक के नियम में सीखी थी, कि अगर कोई बड़ी संख्या दिख रही है तो उसको उसमें तोड़ दो जो आपको छोटी छोटी दिख रही हो। जैसे मुझे यहाँ पर भी 30 दिख रहा था, यहाँ पर भी 30,
यहाँ पर भी 30। पर ऐसा ना करें, अगर मान लो 90 की जगह पे 80 होता तो क्या हम इसको 30 के पहाड़े में तोड़ पाते? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये देखना है कि अगर हम उसको तोड़ सकते हैं तो तोड़ो, नहीं तोड़ सकते तो रहने दो वैसे का वैसा, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि 90 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो 90 के मैंने जो है वो गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करके मेरे पास कितना आया, तो 3 गुणा में 30, क्योंकि 30 तिये होता है 90। तो मैंने इसके बस गुणनखंड करके लिख उसको तोड़ के लिख दिया। ये मैंने अपना पहला स्टेप यहाँ पर किया, और बाकी जो क्वेश्चन में है उसको वैसे का वैसा लिखा। इसको और इसको मैंने वैसे का वैसा लिखा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वर्गमूल से बाहर हम निकालना चाहते हैं अपनी संख्याओं को, तो वर्गमूल से बाहर सिर्फ वही संख्याएं निकलती हैं जिनकी भी 2-2 की जोड़ी बन जाती है। तो देखो, इसकी और इसकी एक जोड़ी बन गई, मतलब 30 और 30 की एक जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी एक जोड़ी बन गई, ठीक है। तो जिनकी भी जोड़ी बन जाती है, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 30 2 बार लिखा गया है, पर जब ये बाहर आएगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा। कितने बार बाहर आएगा? सिर्फ एक बार, ठीक है। यहां से एक बार 30 बाहर आ गया, गुणा का निशान, यहां पर भी जोड़ी बन गई है, 30 यहां पर भी 2 बार है, पर बाहर ये सिर्फ एक ही बार निकलेगा, तो यहां पर भी आ गया 30 आपका एक बार। और 3 की तो जोड़ी ही नहीं बनी, तो जब 3 की जोड़ी ही नहीं बनी तो 3 को हम वर्गमूल के अंदर ही रहने देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये आ गया आपका वर्गमूल में 3। तो अब इनको गुणा कर लो, जो भी वर्गमूल के बाहर रहते हैं उनको आपस में गुणा कर लेते हैं, जो वर्गमूल के अंदर होते हैं उनको आपस में। पर वर्गमूल के अंदर सिर्फ 3 है, तो ये किसी से गुणा नहीं होगा, लेकिन बाहर वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 30 को 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900, और वर्गमूल में 3। हमेशा याद रखें कि जो आपकी बाहर की संख्या है वो वर्गमूल के अंदर की संख्या से गुणा नहीं होगी, ठीक है। अभी पूछे बेटा, अभी यस डाउट? मैम, हाँ जी बेटा, समझ में आ गया मैम। ठीक है। तो अब बताएं, अब मेरी तरफ से हमने क्वेश्चन कर लिया है एक। अब आप बताएं कि आप 12.1 का कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो। चैट बॉक्स में लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पर अब यहाँ पे पेन नहीं चल रहा। एक मिनट का समय दे, अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, Yes, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, 3 4 2 सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है, फोर्थ भी करना है, ठीक है। पहले थर्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी। अगर थर्ड और हाँ तो भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, सेकंड भी और फोर्थ भी, तीनों हो जाएंगे। हम यहाँ पर फटाफट से इसको करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ पर लिखा गया बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। आपको कहा गया है कि एक पार्क है जिसमें एक स्लाइड है जिसपे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जो पार्क को जो है वो हरा भरा रखें, ठीक है। इसमें आपको कहा गया है कि इसकी एक दीवार है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इतनी बड़ी स्लाइड होता है ना, जैसे आप यहाँ से चढ़ते हो, सीढ़ियों से चढ़ते हो और यहाँ से स्लाइड करते हो, वैसे हम कह सकते हैं इसको, ये वाली साइड भी कह सकते हैं। तो एक दीवार है यहाँ पर बनी हुई, तो उस दीवार पे पेंट किया है। तो जहां पर लिखा है ना ग्रीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसको पार्क को हरा भरा रखें, सिर्फ उसी दीवार को कलर किया है। तो मतलब ऐसे है, थोड़ा छोटा इसको बनाते हैं, ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है। तो सिर्फ इन्होंने इसके अंदर वाले इस पोर्शन को गुणा किया। अभी तो आपको पता है कि हम हीरोन का सूत्र पढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे फटाफट से यस मैम इसमें हीरोन का सूत्र लगा लीजिए, पर पेपर में कैसे पता करोगे? तो बस सिंपल सी बात है, आपको कहा कि इस दीवार को पेंट किया गया है। पेंट किया गया है तो मतलब इसका क्या निकालना है हमने? एक क्षेत्रफल, क्योंकि पेंट करना मतलब अंदर पेंट करते हैं ना, तो और अंदर की चीज को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा भी गया होगा नीचे की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इसकी डायमेंशन दी गई है कि पहली साइड है 15 मीटर, दूसरी है 11 और तीसरी है 6। तो आप बताइए कि पेंटेड एरिया, जहां पर भी इन्होंने पेंट किया है, सिर्फ उसका एरिया बताओ। तो हमने सिर्फ इस दीवार का एरिया बताना है। ये एक त्रिभुज की शेप में है, तो और यहाँ पर हमें इसकी जो है वो डायमेंशन भी दी गई है। एक है 15 मीटर, दूसरी है 11 मीटर, 11 मीटर और तीसरी है 6 मीटर, ठीक है। सभी को यहाँ पर पता लग गया इसकी भुजाएं। लेकिन क्या हमें यहाँ पर इसका परिमाप दिया गया है? नहीं, हमें इसका ना तो परिमाप दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ भुजाएं दी गई है। सबसे पहले लिख लो, जो भी चीज आपको गिवन है, जो भी दिया गया है उसको लिख लो। तो
ए मतलब पहली भुजा है 15 मीटर, ये हमें प्रश्न में दिया था। बी है आपके पास 6 मीटर और सी है आपके पास 11 मीटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एबीसी तो मिल गए, अब हमें किसकी तलाश है? क्या चाहिए हमें अब इसका? फटाफट से बताएं। जितना आप बताओगे तभी मुझे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है, तो आप बताइए। 15। हाँ जी बेटा, एबीसी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? जो फॉर्मूले में होता है पर मुझे नहीं अभी तक पता उसकी वैल्यू। अर्ध परिमाप या फिर सेमी पैरामीटर, या फिर आप उसको चैट बॉक्स में एस भी लिख सकते हो, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो सिर्फ एस। तो इसका हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए पहले हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को प्लस कर देंगे। 15 में जमा कर देंगे 6 और उसमें जमा कर देंगे 11। तो जमा कर दीजिए फटाफट से, कितना आ जाएगा? मैम 16। 16 नहीं, इसको जमा करके बताओ, अर्ध परिमाप नहीं, सिर्फ परिमाप बताओ। तो 6 6 12 और हासिल गई 1 तो 32। ठीक है, तो परिमाप हमारे पास कितना आया? परिमाप हमारे पास आया 32। अब इसमें से निकालेंगे पैरामीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। तो एस निकालेंगे हम 32 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा वो? 16। तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखो हमारे पास एस भी आ गया है और ए बी सी भी आ गए हैं, तो अब हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर लिखते हैं इसका फॉर्मूला। परिमाप नहीं दिया था, हमने परिमाप खुद से निकाला। कैसे निकाला? भुजाओं को जोड़ के। भुजाओं को जोड़ के आता है परिमाप। परिमाप को 2 से भाग दोगे तो आएगा अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप ही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन कर रहे हो तो परिमाप को कभी मत लिख लेना, हमेशा याद रखना परिमाप मतलब पी और एस मतलब सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। तो अभी एस की वैल्यू लिख दीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। एस माइनस ए, आप भी अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करें। एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस यहां पर कितना है? एस है हमारे पास 16, तो 16 लिख लो। 16 गुणा में 16 माइनस 15 क्योंकि पहली भुजा 15 थी, गुणा में 16 माइनस 11 क्योंकि दूसरी भुजा 11 थी, गुणा में 16 माइनस 6 क्योंकि तीसरी भुजा 6 थी। ठीक है, तो पहली भुजा, दूसरी भुजा माइनस तीसरी भुजा। अब इसको फिर से ये वर्गमूल में ही रखेंगे और इसको माइनस करके, पहले 16 का 16 लिखा हमने, गुणा कर दिया 16 में से 15 को माइनस करो तो आ जाएगा 1, गुणा कर दिया 16 में से 11 को माइनस करे तो आ जाएगा 5, गुणा कर दो 16 में से 6 को माइनस करे तो आ जाएगा 10। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया क्या हमने किया? तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड लिखें और उसका वर्गमूल हो जाता है। ये वर्गमूल ही तो है। तो 16 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, आपको अगर नहीं याद आ रहा तो ऐसा आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो साइड में। 2 से करेंगे क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसलिए आपको देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड और वर्गमूल सिखाया, क्योंकि वो आपके 9th में आपके काम आता है। तो इसलिए देखिए जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो ना, आपको वो हमेशा कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड आ गया 4 बार 2, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने लिखा 16 का, तो मैं इसको डाल दूंगी ब्रैकेट में। 1 का 1 ही रहेगा। अब प्रश्न से उतारते जाए, ये 16 का था, 1 का यहाँ पर 1 ही आएगा, 5 का भी यहाँ पर 5 ही आएगा, और 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 10 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणा में 2। ठीक है, ये 10। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है? 16 को तोड़ा तो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 2, 1 का 1 रहेगा क्योंकि नहीं टूट सकता, 5 का भी 5 रहेगा क्योंकि ये भी नहीं टूट सकता, और 10 का आ जाएगा 5 गुना 2। ठीक है, अब इसको करें तो अभी यहाँ पर हम बनाएंगे इनके जोड़े। तो अभी जोड़े बनाए, पहला जोड़ा ये बन चुका है, दूसरा जोड़ा ये बन चुका है, और तीसरा जोड़ा जो है वो इन दोनों का बन चुका है। ठीक है, 2 2 और 5 के जोड़े बन गए, 1 और 2 जो है वो अकेले रह गए, तो इनके जोड़े नहीं बन पाए, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो इससे 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, गुणा इससे भी 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, गुणा यहां से 1 बार 5 बाहर आ जाएगा, और इसके अलावा कौन रह गया? वो चला जाएगा वर्गमूल के अंदर, जो कि है 2। 1 को लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
तो अब इसको गुणा कर लीजिए बाहर, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बस आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वो सबसे मेन आपका काम है वहां पर, क्योंकि मैंने कहा कि फॉर्मूले तक और माइनस, एक मिनट, आप मतलब माइनस तक तो आप सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे, पर उसके बाद जो है वो मेन चीज शुरू होती है। तो अभी देखिए, वैसे वैसे हमारे पास टाइम तो 3 ही मिनट है, पर मैं चाहती हूँ हम एक क्वेश्चन कर लें। तो अगर आप तैयार हैं तो वाइट टाइप कर दीजिए फटाफट से और बताएं कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो। किसी बच्चे ने सेकंड भी पूछा था, तो सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है देखने में ही थोड़ा भयंकर सा। ठीक है, तो क्लास में बने रहना। जिन बच्चों ने यस लिखा है ना, वो क्लास छोड़ के, मुझे अकेला छोड़ के मत चले जाना। ऐसा नहीं मैं यहीं बैठी रही और आप लोग चले गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा सा टाइम इसमें जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक साइड वॉल है फ्लाईओवर की, मतलब एक फ्लाईओवर बना है, उसके साइड में एक दीवार है जिसको उन्होंने यूज करना है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब जैसे हम इश्तिहार छपवाते हैं ना, पोस्टर बड़े बड़े लगाए जाते हैं, तो वो पोस्टर लगाने के लिए इन्होंने फ्लाईओवर की एक दीवार को जो है वो यूज करना है। उस दीवार की हमें वैल्यू दे के रखी है, उसकी भुजाओं की वैल्यू दे के रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर जो इन्होंने वो इश्तिहार लगाना है, पोस्टर लगाना है, 1 मीटर अगर ये खर्च, मतलब 1 मीटर की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए है पर ईयर। 1 साल तक अगर पोस्टर वहां पर लगा रहेगा तो 5,000 रुपए जो है ये इनसे लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका एरिया जा रहा है, तो अगर 1 साल तक पोस्टर वहां रखना है तो 5,000 रुपए ये देंगे। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ 3 महीने तक ही अपना पोस्टर लगाना है। 1 साल का अगर 5,000 है और इन्होंने सिर्फ 3 महीने तक ही अपना पोस्टर लगाना है, तो उसकी कॉस्ट बताओ कि 3 महीने तक इनको कितने पैसे जो है वो देने होंगे। क्वेश्चन सभी को समझ आया? एक बार बताएं सभी बच्चे। एक फ्लाईओवर है, गाड़ियां चल रही हैं, उसमें से एक दीवार है ऐसी, ये वाली दीवार ये यूज कर रहे हैं अपने इश्तिहार के लिए। इश्तिहार के लिए एरिया, क्योंकि जितना इस दीवार का एरिया है, एरिया के हिसाब से पैसे लेंगे वो। जितना इस दीवार का एरिया है, ये पूरी दीवार में पोस्टर लगेगा। ठीक है, इस पूरी दीवार में पोस्टर लगने जा रहा है, तो इसका एरिया जो है उसके हिसाब से ये पैसे लेंगे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है आपकी 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, ये जो है इसका क्या है, डायमेंशन है। तो हमने क्या करना है, पहले तो दीवार का हम इस का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फटाफट से इसको करते हैं। ए बराबर है 122, बी बराबर है 22 और सी बराबर है 120। ठीक है, ये सभी को समझ आया? ये हमें दिया था। पैरामीटर दिया गया है क्या इसका? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है, बस हमें पैसे दिए गए हैं और इसकी भुजाएं दी गई थी। तो निकालते हैं इसका पैरामीटर, या सेमी सेमी पैरामीटर निकालते हैं डायरेक्ट। पैरामीटर अब हम नहीं निकालेंगे, मतलब उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 122 जमा में 22 जमा में 120। आप भी सॉल्व करते रहे, अगर आपका आंसर आता है तो साथ साथ में मुझे बताते रहे। जमा करके कितना आया, अगर आपने किया जमा तो बता सकते हैं आप। 2 2 4 2 4 6 2 264। ठीक है, वेरी गुड, 264 बटे में है 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभी हल करेंगे, तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब हमारे पास जो सेमी पैरामीटर आया वो आया 132 सेंटीमीटर। ए बी सी हमारे पास थे और हमने एस निकाला, तो एस कितना आया, एस आया हमारे पास 132 सेंटीमीटर। तो इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला कहता है वर्गमूल लिख लो और ये कर लो, 132 गुणा में 132 माइनस 122। ठीक है, और गुणा में 132 माइनस 22, और यहां पर भी गुणा में 132 माइनस 120। तो फटाफट से माइनस करते जाओ और मुझे अपना आंसर बताते जाओ, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो पाए। क्योंकि अब तक तो आपको अच्छे से आ गया होगा माइनस वगैरह करना, है ना। तो 132 का 132 ही आएगा, गुणा कर दो। 132 में से 122 माइनस करेंगे तो शायद आएगा आपके पास 10, और 132 में 22 माइनस करो तो आएगा आपके पास 110, है ना, 110 ही आएगा। और 132 में 120 माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा, 2 1 क्रॉस 12। ठीक है, 12 ही आएगा ना, बताते रहे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो मुझे बता देना। अब होता है मेन स्टेप शुरू। अब हम क्या करेंगे, तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, पर
हिम्मत नहीं हारनी, सॉल्व करो। स्टेप पता है ना सभी को क्या करते हैं, तो बस स्टेप फॉलो करते जाओ तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। सबसे पहले 132 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 है तो 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर 11 एकम। हाँ ठीक है, तो इसको 132 को मैंने इसके वर्ग, इसका ये निकाले अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आया 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 11, तो ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर देखो अब आपको समझ आएगा कि ब्रैकेट लगाना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने लिखा 132, एरो लगा दिया मैंने कि 132 है। 10 को हम तोड़ के लिखेंगे किसमें, तो 5 गुणा के 2 में लिख दिया है मैंने इसको। और 110 के अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 11 गुणा में 10, 11 गुणा में 10 आएगा ना, पर इस 10 को और तोड़ो, इसको हमने नहीं लिखना है ऐसे, इसको और तोड़ो तो 11 गुणा में 5 गुणा में 2, तो एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। और इस 12 के भी गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 6 गुणा 2 मत कहना, क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना, ऐसे होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इनकी पेयरिंग करनी है, अब आता है सबसे बड़ा काम, सबसे जरूरी काम। अब इनकी पेयरिंग करनी है, तो इस 2 ने इस 2 से पेयरिंग कर ली, इसको बाहर निकाल लो उसी वक्त और इसको काटा लगा दो। ठीक है, इस 3 ने इस 3 से पेयरिंग कर ली, तो इसको भी काटा लगा दो और बाहर निकाल दो, एक बार आ जाएगा। इस 11 ने इस 11 से पेयरिंग कर ली, तो इसको भी एक बार बाहर निकाल दो, 11 आ जाएगा। इस 5 ने इस 5 से पेयरिंग कर ली, जोड़े बना दिए, तो इसको भी काटा लगा के बाहर निकाल लो। इस 2 ने इस 2 से जोड़े बना लिए, तो इसको भी काटा लगा के बाहर निकाल दो, 2। और इन दोनों ने भी आपस में जोड़ा बना लिया, तो ये भी आ गया एक बार 2। अब इनको गुणा कर लो, तो छोटा 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 करके करते हैं। 2 तिये 6, 11 पंजे 55, 2 दूनी 4, 6 चौके 24 और 24 गुणा 55। अगर आपने गुणा कर लिया तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। तो भी मैं इसको गुणा नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद गुणा कर लेना, पर इसका आंसर गुणा करके आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अभी लेकिन क्या आया, तो अभी हमारे पास सिर्फ इसका क्षेत्रफल आया, लेकिन हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि अगर 1 साल तक उस इश्तिहार को लगाने के लिए 5,000 रुपए लग रहे हैं, तो ये बताओ कि 3 महीने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर, हम इंग्लिश, 1 साल का, 1 साल का खर्चा कितना आ रहा है, 5,000। कितने मीटर स्क्वायर के लिए, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 1320। 1 साल का खर्चा अगर इतना आ रहा है और हमसे 3 महीने का पूछा है, तो पहले हमें कितने का पता होना चाहिए, पहले हमें 1 महीने का पता होना चाहिए। महीनों में पूछा है ना, अगर आपको 1 महीने का पता लग जाएगा तब तो आप 3 महीने का भी निकाल पाओगे। तो आपको 1 साल का खर्चा दिया गया था, तो इसको महीने में बदलो, तो हम कहेंगे कि 12 महीनों का कितना खर्चा होगा, 5,000। अब अगर 12 महीनों का 5,000 है, तो 1 महीने का कितना होगा, ज्यादा का दिया है, 1 का निकाल रहे हो, तो क्या करते हैं, जब भी आपको ज्यादा का दिया गया हो और 1 का आप निकाल रहे हो, तो हमेशा भाग करना। क्या करना, भाग। इसको किससे भाग करेंगे, तो 5,000 को हम जो है वो भाग दे देंगे 12 से। किससे, 12 से, क्योंकि 1 महीने का निकाल रहे हैं, 12 महीने का हमें दिया गया था। ठीक है, 1 महीने का खर्चा अगर इतना है, तो 3 महीने का कितना होगा, फटाफट से बताएं, क्या करेंगे, बस इतना बताओ क्या करेंगे, कितना होगा ये मत बताओ, क्या करेंगे वो बताओ। एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है। 1 महीने का अगर इतना है, तो बताइए कि 3 महीने का कितना होगा, 1/4। कैसे, नहीं, गुना करेंगे इसमें हम, 5,000/12 में हम 3 की गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको भी नहीं भूलना है, 1/4 तो ठीक है, लेकिन 5,000 को नहीं भूलेंगे ना, इसको भी हम ऐसे रखेंगे, है ना। तो ये हमारा आ गया 3 महीने का खर्चा। लेकिन
ये खर्चा जो है वो अभी 1 मीटर स्क्वायर के लिए था। सिर्फ अगर वो इस पूरे ट्रायंगल का सिर्फ 1 मीटर घेरता, मतलब इतना सा घेरता, तो उसका खर्चा आएगा ये। पर वो तो 1320 सेंटीमीटर खर्च कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर एक का इतना है तो इसका कितना होगा, फिर से वही बात, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना आ रहा है तो 1320 सेंटीमीटर का स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा, तो हम इसको इसमें फिर से गुणा कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व करके गुणा कर लो या चाहे ऐसे कर लो, तो कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 1320, क्योंकि ये हमारा टोटल एरिया था, क्षेत्रफल था। आप चाहे देख लें, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि कुल क्षेत्रफल गुणा कुल खर्चा। तो ये हमारा 3 महीने का कुल खर्चा है। इस कुल खर्चे में हम अपने कुल क्षेत्रफल की जो है वो गुणा कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे पहले इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते, फिर इसको गुणा कर लेते तो भी ठीक रहता, पर ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0। 5000 गुणा 330 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0000, 16 लाख समथिंग। 3 2 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपए, ये उसका खर्चा आएगा कितना, 3 महीने का, अगर वो उस इश्तिहार को 3 महीने तक जो है वो उस दीवार पर लगा के रखता है। ठीक है, तो अभी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछे, नहीं तो हम इसको अगली क्लास में भी फिर से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप बच्चे कहेंगे तो। ठीक है, तो अभी चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे दोबारा पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, गुड